Assalamualaikum investors, my name is Yuha Fatma and I'm the brand manager at MCB Funds। आज हमारे साथ मौजूद मोहम्मद आसिम हैं जो हमारे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि जो उन्होंने हमें एक इन्वेस्टमेंट आउटलुक हमारे साथ शेयर किया है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम, हाउ आर यू? Walaikum salam, Yohat. I'm fine. Thank you for having me Thank you here. for being with us. Can you please tell us about investment outlook? श्योर। सो हमारा जो इन्वेस्टमेंट आउटलुक है उसमें तीन मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्टली हमने जो पिछले 6 महीने में इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया है। फॉर इंस्टेंस IMF प्रोग्राम है, फिर लेटेस्ट IMF रिव्यू है जो दिसंबर में सक्सेसफुली क्लियर हुआ है। केयर टेकर सेटअप है, उसने काफ़ी फिजिकल डिसिप्लिन को अच्छी तरह प्रैक्टिस किया है जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और IMF जो क्राइटेरिया है वो मीट हुआ है। और दूसरी चीज़ जो आई थिंक नोटवर्दी डेवलपमेंट है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर है कि रिलेटिवली हमने अपनी करेंसी में स्टेबिलिटी देखी है विच रिफ्लेक्ट के रिलेटिव काम है ऑन दी। आपको याद होगा जून से पहले काफ़ी कंसर्न्स थी पाकिस्तान की डेट ऑब्लिगेशंस के ऊपर। अब वो रिलेटिवली आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव एक्नॉलेज कि प्रोग्रेस हुई है एंड दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन दी स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड फंड्स एज वेल। अब जो अगले 6 महीने या अगले साल जो आउटलुक है उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि ऑल्दो रियल इकोनॉमी जो हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या ओवरऑल डिमांड के इंडिकेटर्स हैं या बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो स्लो टू रिस्पॉन्ड है एंड आई थिंक इट विल टेक इट्स ड्यू टाइम। स्लोली ग्रेजुअली वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी, बट जो हेडलाइन इंडिकेटर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या उनके साइंस विजिबल हैं। फॉर इंस्टेंस हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो एक आई थिंक अलार्मिंग लेवल्स के ऊपर पहुंच रहा था। डेट सर्विसिंग कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रही थी जिसकी वजह से हमारी जो डेट सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक डेट सस्टेनेबिलिटी। आई थिंक जो अगले साल का आउटलुक है जो हम इसके बाद में आपसे मेंशन करता हूँ उस साइड पे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स का आउटलुक बेहतर हो रहा है। दूसरा जो एक्सटर्नल डेट का आउटलुक है बिकॉज हमारे रिजर्व्स एक्सपेक्टेड हैं कि जो अभी जैसे जून से बिल्डअप हुए हैं from 4.5 billion lows to near 7.5 billion right now। ये हमारा ख्याल है कि बाय जून एंड कोई 10 से 11 अरब डॉलर के लगभग होंगे। सिमिलरली ये जो इम्प्रूवमेंट है ये हमारा ख्याल है नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू रहेगी। ऑल्दो ये इम्प्रूवमेंट्स स्लो हैं, स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ आई वुड से बहुत ही कंफर्टेबल रेंज में नहीं हम पहुँच गए। जैसे हमारा जो रिजर्व का पैसे लेवल है आई थिंक एटलीस्ट $12 बिलियन प्लस होना चाहिए या 3 मंथ्स की इम्पोर्ट्स प्लस से ऊपर का कवर होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली रिजर्व स्टेबल होगा। बट ये प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट है जो हमारा ख्याल है कि अगले 12 महीने में आपको नज़र आएगी फर्दर इम्प्रूव होती हुई। उसके अलावा दूसरी बड़ी जो इम्पोर्टेंट नोटवर्दी डेवलपमेंट है वो है इन्फ्लेशन की, क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन अब अगले साल में कम होगा। एंड माइंड यू आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग कि दिस इज़ दी रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस, तो वो कम होगा। सो इट्स नॉट कि प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी या ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इट्स जस्ट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज़ गोइंग टू कम डाउन सिग्निफिकेंटली बिकॉज एक तो करेंसी जो कि एक मेजर ड्राइवर पहले भी रहा है हिस्टोरिकली स्पीकिंग। हमने लास्ट ईयर भी देखा कि करेंसी शॉक एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इन इन्फ्लेशन आगे जाके। इसी तरह जो ज़्यादातर मेजर वेरिएबल्स हैं वो हमने अब देख ली हैं, मेजर शॉक्स देख ली हैं। जैसे एनर्जी प्राइसेस है उसका इंक्रीज़ हमने ऑलमोस्ट आई थिंक काफ़ी हद तक ले लिया है। आगे जो इंक्रीजेस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरा जो हमारी क्रॉप्स हैं वो बेहतर हुई हैं, तो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन भी रिलेटिवली कंट्रोल्ड रहनी चाहिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल सिंस करेंसी और एफएक्स रिजर्व्स ये थोड़े स्टेबल रहेंगे, इसलिए हमारा ख्याल है कि नोटेबल इम्प्रूवमेंट्स में एक तो इन्फ्लेशनरी आउटलुक होगा जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो डिसाइड कर सकती है कि इंटरेस्ट रेट्स को प्रोग्रेसिवली सिग्निफिकेंटली कट करे इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स और सो। सो ये 2-3 इम्प्रूवमेंट्स हैं आई थिंक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी डिस्कस की हैं। और उसका एक इम्पैक्ट जो हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, हमारे प्रोडक्ट रेंज है, इक्विटी फंड्स उनके लिए पॉजिटिव है, इसी तरह बॉन्ड फंड्स हैं या फिक्स इनकम फंड्स हैं उनके लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट रिलेटिवली स्टेबल है। और एसेट क्लास की हमने इम्प्लीकेशंस डिस्कस कर ली। आई थिंक जनरली स्पीकिंग ये स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स हैं बट पॉजिटिव स्टेप्स हैं। आसिम, अभी आपने इंटरेस्ट रेट्स मेंशन किए हैं, तो आप अभी आगे क्या देखते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ होंगे? जी इंटरेस्ट रेट्स के लिए आई थिंक
हिस्टोरिकली स्पीकिंग दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो करेंसी है या ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट है, वो कितना कंफर्टेबल रहता है। जब आप उधर डिस्ट्रेस में आते हैं तो वो एक कंटिन्यूड ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन्फ्लेशन की सूरत में नज़र आता है, और वो फिर आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको फर्दर टाइटनिंग की तरफ ले जाता है। आई थिंक जो हमने आउटलुक अभी इनिशियली डिस्कस किया, जैसा मैंने मेंशन किया कि रिलेटिव स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमारा ख्याल है कि क्योंकि एक्सचेंज रेट रिलेटिवली कंट्रोल्ड वे में डेप्रिशिएट होगा, मेजर शॉक नहीं होगा। दूसरा, जो ओवरऑल हमने मेजर एनर्जी प्राइसेस का शॉक ले लिया है, फूड प्राइसेस का शॉक ले लिया है, वो भी क्योंकि इस साल एब्जॉर्ब हो चुका होगा। अब जो रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन है वो अब काफ़ी हद तक कम होगा, और उसका मेजर रीज़न यही है कि एक तो ओवरऑल एफएक्स रिजर्व्स which trickles down to movements in the currency, और as long as currency remains stable, हमारा ख्याल है कि मेजर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो आर बिहाइंड अस। तो अब ये तो नहीं होगा कि इन्फ्लेशन बहुत ही सिग्निफिकेंटली कोई बिल्कुल ही नहीं होगी पाकिस्तान में, बट ये ज़रूर होगा कि जैसे अभी जो रेट है वो तकरीबन ऑनगोइंग रेट कोई 30% के लगभग है, वो आगे जाके प्रोग्रेसिवली 20% की रेंज में आएगा, और फिर प्रोग्रेसिवली 20% के अंडर होगा। तो हमारा ख्याल है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, फॉर इंस्टेंस इस वक्त पॉलिसी रेट है वो 22% के लगभग है। ये बाय द जून एंड आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, considering the improvements in foreign exchange reserves and trends in the inflation, can cut it to bring it to near 17 to 18%. Now, after that, in another 6 months, that is by December 24, we think कि ये rates जो है वो कोई 15% के करीब आ सकते हैं, which is significant improvement in the interest rate outlook. Okay, Asim, do you think माशी एतबार से are we out of the woods? आई थिंक जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो स्पेशली अगर हम जून एंड से कंपेयर करें, जो लास्ट ईयर जून के एंड पे थी कि पाकिस्तान में एक सिवियर डिप्रेशन का रिस्क था, तो थ्रेट वाज इमिनेंट कि पाकिस्तान कहीं डिफॉल्ट न कर जाए ऑन एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन। सिमिलरली डोमेस्टिक साइड पे प्लस करेंसी मार्केट्स में क्या था, वी हैड सीन के जो एक्सचेंज रेट था उसमें डिस्पाइट के बहुत ज़्यादा रुपी डेप्रिशिएट कर गया था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लैक करता था। आई थिंक उस लिहाज से तो देर इज़ अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, स्पेशली बिकॉज IMF प्रोग्राम जब जून में क्लोज हुआ तो वो भी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था, और दूसरा अब जो दिसंबर में रिव्यू हुआ है उसमें भी पाकिस्तान हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो आई थिंक आउट ऑफ डिस्ट्रेस तो वी हैव पुल्ड द इकोनॉमी टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। हाउ वी बिल्ड इट, आई थिंक डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन और एक्सटर्नल अकाउंट डिसिप्लिन, हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, which I think because of the IMF program, because of the continuation of policies, because of the pressure of debt obligations, Pakistan will have to remain in the IMF program, will have to continue to meet the IMF conditions, so which will ensure kind of a forced economic discipline, and which I think will help in achieving the economic stability going forward. All right, which means you think we should have another IMF program? Do we require another one? या आई थिंक बिकॉज जो जो पिछले क्राइसिस की लर्निंग है, ये रीसेंट क्राइसिस की लर्निंग है कि पाकिस्तान नीड्स टू फाइंड न्यू सोर्सेज या फाइंड या नीड टू इन्हांस इट्स स्ट्रीम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनकम या फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रीम ऑफ रिसोर्सेज। वो जब तक हम नहीं उसको डिस्कवर कर पाते या उसको नहीं मैनेज कर पाते, फॉर इंस्टेंस एक्सपोर्ट्स को बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा लें या रेमिटेंसेस पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो, एंड मोर फॉर्मेटिवली हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आ जाए, अंटिल देन आई थिंक जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है दैट कंटिन्यूज टू रिमेन हाई, हमारी जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं वो कंटिन्यू टू रिमेन हाई, सो वी विल नीड टू कंटिन्यूअली डिपेंड ऑन हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे जो पेमेंट्स हैं, उनके रोल ओवर्स, उनसे एडिशनल फ्लोज, और ये सारा हमने देखा है कि ये पॉसिबल उस वक्त है कि जब आप IMF प्रोग्राम में रहें, बिकॉज इवन योर फ्रेंडली countries also want an endorsement from the IMF that we are complying with the fiscal framework, we are complying with the framework which requires economic discipline. So that's why it necessitates कि हमारी जो debt obligations हैं उनको meet करने के लिए, अपने जो commitments हैं, जो requirements हैं FX reserves की, उनको meet करने के लिए we will need to continually have an IMF program, और आई थिंक ये जो
प्रोग्राम एक्सपायर हो रहा है, मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हमें फिर एक और IMF प्रोग्राम में एंटर होना पड़ेगा। इफ यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, अभी स्टॉक मार्केट पिछले 2 महीने में बहुत बूस्ट किया है, तो डू यू रिकमेंड कि हमें स्टॉक मार्केट में या इक्विटीज में रहना चाहिए? जी हाँ, आई थिंक स्टॉक मार्केट में ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि जो पिछले तकरीबन 5 से 6 साल हैं, इसमें स्टॉक मार्केट एक रिलेटिवली रेंज बाउंड ही रही है और कोई ख़ास हमने इंक्रीज नहीं देखा है स्टॉक मार्केट में। हैविंग सेड दैट, जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स में एक हेल्दी ग्रोथ ट्रेंड रहा है। सो हमारा ख्याल है कि ऑन कंपाउंडेड बेसिस ये जो अर्निंग्स हैं ये कम से कम 14% के लगभग के हिसाब से बढ़ी हैं एनुअल बेसिस पे। तो वो जो इंक्रीज इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स था वो तो प्राइसेस में कहीं से रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, और ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट था वो ये था कि हम रिलेटिव टू अर्निंग्स जो प्राइसेस हैं वो सस्ती से सस्ती होती गई हैं। तो हमारा जो इस वक्त पी लेवल है, डिस्पाइट दिस करंट मोर देन 50% इंक्रीज इन स्टॉक प्राइसेस, तो स्टिल वो एक रिकॉर्ड लो लेवल्स के ऊपर है। फॉर इंस्टेंस हमारा जो पी है इस वक्त कोई 4 से कम का है, जबकि हमारा जो लास्ट 15 ईयर का एवरेज पी था वो 7.5 था। आई मीन जस्ट टू मेक इट ईजियर, सो अभी भी स्टॉक्स अगर 3 गुना यहाँ से बढ़ जाए तो वो कहीं जाके 2017 की पीक लेवल को टच करेंगे। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि वी हैव अ केस कि हम यहाँ से 3 गुना बढ़ सकते हैं, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो अभी भी वनरेबल है, अभी भी फ्रेजाइल है। इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं वो सिक्वेंशियल प्राइस डिस्कवरी की सूरत में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो हमारा ख्याल है कि जैसा कि इकोनॉमिक रिकवरी बिल्डअप होती हुई लग रही है, इसी तरह जो हमारी प्राइस डिस्कवरी है उससे पी री रेटिंग, उससे जो प्राइसेस के इम्प्रूवमेंट है वो अगले सालों में कंटिन्यू होगा। एंड वी होप कि ये जो इन्वायरमेंट है, फॉर इंस्टेंस जो हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट रेट का आउटलुक, एफिक रिजर्व्स का आउटलुक, ये एज़ पर हमने जो रिपोर्ट में डिस्कस भी किया है, जो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस है, वो अल्टीमेटली विल हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी इन स्टॉक्स। या अभी आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शंस आउटलुक क्या स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट कर सकता है? I think stock market would look for signs of policy continuity, would look for signs of direction in the economic policies, because we have been through a very tough phase, and we need to continually make progress on reforms. We need to continually move in a disciplined manner. तो ये जो इलेक्शंस हैं, इससे एक तो ये एक्सपेक्टेशंस होंगी कि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक डायरेक्शन है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के थ्रू कंटिन्यू रहेगी। तो आई थिंक इलेक्शन से एक तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ एडॉप्ट नहीं होगी, उसमें एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ड्राइव नज़र आएगी, थोड़ी सी क्लैरिटी नज़र आएगी। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल रिस्क को रिड्यूस करता है गवर्नमेंट के पास भी, क्योंकि 5 साल होते हैं, so they have better ability to come with policies which are tough in short term but at least deliver in the medium to long term. I think इसी वजह से यूजुअली जो इलेक्शंस का इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव रहता है। सो एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर्स हैव कॉन्फिडेंस के जो इलेक्शंस हैं दे विल रिजल्ट इन अ गवर्नमेंट इन अ मोर पॉलिटिकल स्टेबल इन्वायरमेंट, और जो पॉलिसीज इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो उसके आउटकम में सेंसिबल होंगी, स्टेबल होंगी, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो कंटिन्यू रहेंगी। आई थिंक जनरली ये जो इलेक्शंस हैं ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, एवरी एक्टिविटी ब्रिंग्स सम रिस्क अलोंग विद इट, तो आप आगे क्या कौन कौन से रिस्क देखते हैं? देखिए, जो जो एक तो पाकिस्तान में जो हमने पिछले साल रिस्क देखे थे कि हम बहुत ही क्लोज हो गए थे टूवर्ड्स default risk, towards sustaining the overall environment, especially with regards to our debt obligations, whether domestic or external. I think उस साइड पे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, प्लस हम इन्फ्लेशन को सिक्वेंशली कम होता हुआ भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स में सिग्निफिकेंट कट का रूम डेवलप होता है। बट ये सब डिपेंडेंट है कि हमारी जो करंट इकोनॉमिक डायरेक्शन है उसको हम फर्दर बिल्डअप करें, उसको जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमने अभी केयरटेकर सेटअप में देखी हैं विच आर लार्जली टू कंप्लाई विद IMF प्रोग्राम, कि हम अपनी फिजिकल बेल्ट भी टाइट कर रहे हैं, हम अपने खर्चे भी कम कर रहे हैं, अपनी जो इकोनॉमिक अप्रोच है, पॉलिसीज़ है, उनमें भी कॉशियस हैं, कंजर्वेटिव हैं। आई थिंक यही कंटिन्यूटी एक्सपेक्टेड है कि हम इलेक्शन के बाद भी देखेंगे।
बट यही मेजर रिस्क भी है कि व्हाट इफ वी आवर इकोनॉमिक मैनेजर्स if they delve into really take short term steps which result in short term popularity, पब्लिक खुश होती है बट उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नेगेटिव होते हैं। और आई थिंक आईएमएफ प्रोग्राम की जो कंडीशंस हैं उनको कंटिन्यूली मीट करने के लिए ज़रूरी होगा कि हम फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करें। तो इस दफ़ा आई थिंक जो मेजर रिस्क है इस पूरे पीरियड में, सबसे पहले तो यह है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो कंप्लाइंट रहें कंटिन्यूली विद द आईएमएफ प्रोग्राम, continually with the fragile economic conditions, which needs to be very careful in making your economic decisions. So I'll just give you an example कि अगर हम आज पेट्रोल प्राइसेस को जो हम चार्जेस ले रहे हैं, चाहे सेल्स टैक्स कीमत में हो चाहे वो पीडीएल कीमत में हो, उनको सिग्निफिकेंटली कम कर दें तो आवाम को तो रिलीफ मिल जाएगा, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे सर्कुलर डेट पे बहुत नेगेटिव होता है, हमारी एनर्जी प्राइसिंग के लिए नेगेटिव होता है, या रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उसकी सीवियर इम्प्लीकेशंस हैं। बट ये पॉलिसी चॉइस है कि हम उसको इस वक्त हायर लेवल पे रख रहे हैं सो दैट वी आर एबल टू मीट अवर रेवेन्यू शॉर्टफॉल और हमारा जो ओवरऑल एनर्जी की डेफिशिएंसीज हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। All right, Asim, investors like me who looks for like low risk tendency या जो tolerance उनकी low risk हो, तो उनके लिए आपकी क्या recommendations है? What would you recommend? Which funds would you recommend to them? Sure, यहाँ सो हमारा जो प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम है एज यू नो कि उसमें एक बहुत ही लो रिस्क एंड है और एक ही हाई रिस्क एंड है। सो लो रिस्क एंड पे मनी मार्केट प्रोडक्ट्स हैं विच आर फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। So investors with very low risk appetite, with short term needs should consider money market funds. Investors जिनकी risk appetite भी कम है लेकिन investment horizon थोड़ा moderate है और वो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनके लिए आई थिंक इनकम फंड्स एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, बिकॉज आगे जो मॉनेटरी ईजिंग है उसका बेनिफिट बेहतर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा आई थिंक इनकम फंड्स के अंदर। तीसरी चीज़ टूवर्ड्स द प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में आई थिंक स्टॉक मार्केट शुड आल्सो कंटिन्यू टू डू वेल, स्पेशली ये जो हमारा प्रोग्रेस है ऑन द आईएमएफ प्रोग्राम या न्यू आईएमएफ प्रोग्राम या इलेक्शंस के बाद जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है मोस्ट लाइकली दैट विल रिड्यूस। और आई थिंक जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है डिस्पाइट के इट विल बी स्लो, हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं आई थिंक इकॉनमी दौड़ना शुरू हो जाएगी, बट ये जो स्लो ग्रेजुअल स्टेबिलिटी है this will also help in price discovery in the stock market, or stock market funds can do better than the fixed income funds. Asim, do you have any last message for our investors? So Yoha, I think एक तो I would like to mention कि stock market recently बहुत तेजी से बढ़ी है, so there are many investors who think that this is an opportunity which they can invest for very short term and can make money out of it. आई थिंक स्टॉक मार्केट को राधा अभी भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म व्यू से ही अप्रोच करना चाहिए। सो वो इन्वेस्टर्स who will continue to remain patient, I think they will reap the benefits because the environment, as I mentioned earlier about interest rates, overall stability, वो आहिस्ता आहिस्ता sequentially अचीव होगी। तो इसके फ्रूट्स भी हमें स्टॉक प्राइसेस में या मार्केट वैलिडिटी में नज़र आएंगे। सो जो टेंडेंसी है कि स्टॉक मार्केट हर वक्त बढ़ती रहेगी या इसमें हम शॉर्ट टर्म गेन्स बना सकेंगे, आई थिंक इसको थोड़ा सा कंसिडर करते हुए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जनरली स्पीकिंग we prefer income funds over money market fund and stock funds over income funds. And स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जो कंसिडर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को या स्टॉक मार्केट फंड्स को एंड प्रीवियसली दे हैड नो एक्सपोजर, उनके लिए एक आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद पाकिस्तान डिविडेंड यील्ड प्लान हो सकता है। ये फंड एक यूनिक फंड है, जनरली ग्लोबली दीज फंड्स आर क्वाइट कॉमन, हाई डिविडेंड यील्डिंग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो हमारा ये फंड है ये पाकिस्तान का पहला यूनिक फंड है। इसमें we invest in high dividend yielding shares. So idea is that since dividend yielding shares fare relatively better because उनसे annual cash flow income आ रही होती है investors को और एक relative stability होती है उनकी जो overall stream है to the investors. So ये fund investors especially वो consider कर सकते हैं who are approaching stock market with a view कि where relatively more stable stocks हों। तो इंडिविजुअल्स के लिए आई थिंक स्पेशली प्रोविडेंट फंड्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी
हो सकती है, बिकॉज दे ऑल्सो लुक फॉर स्टॉक्स विद स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड इनकम। थैंक यू। थैंक यू सो मच आसिम फॉर योर टाइम। आई थिंक हमारे इन्वेस्टर्स के लिए इट वाज अ वेरी होलसम ओवरव्यू रिलेटेड टू आवर इन्वेस्टमेंट आउटलुक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you very much, Yoha, for having me here.